सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री क्लास 10th, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर के अंदर जो भी चीजें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पूरे कॉन्सेप्ट्स को मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर जितने भी नोट्स गिवन है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगर आपको उनको रीड करना है तो आप वीडियो के बीच में थ्रू आउट रीड कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक पेंटिंग के साथ, जो पेंटिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस, और इसको किसने बनाया है? फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में। तो फ्रेडरिक सोरियू जो है, फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जो कि चाहते थे लिबर्टी को फैलाना पूरे यूरोप में, ताकि सबको आजादी मिल सके। तो उसके लिए इन्होंने द पैक्ट बिटवीन नेशन के नाम से 4 प्रिंट निकाले थे, यानी 4 पेंटिंग निकाली थी। उसमें से एक पेंटिंग यहाँ पे हमें इस आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। एनसीईआरटी बुक के अंदर काफी सारी लाइंस दे रखी है, उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपनी कंट्री का झंडा लेके, अपनी अपनी कंट्री का फ्लैग लेके मार्च निकाल रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक के लिए। अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दोनों हाथों में एक एक चीज है। यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इस हाथ में एक टॉर्च यानी एक मशाल जैसी चीज है, जिसे हम टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, यानी कि ज्ञान की मशाल, जिससे सब लोगों को जो है लिबर्टी का मोटिवेशन मिलता है, कह सकते हैं। दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब जिसके अंदर राइट्स हैं, यानी कि किसी भी इंसान के, किसी भी मानव के हक के जो चार्टर है, यानी कि बुक, जिसके अंदर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन टाइप। तो वो एक हाथ में इन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने पकड़ रखा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक जो भी कंट्री पहुंच रही है, उस कंट्री को लिबर्टी मिल चुकी है, और जो भी कंट्री स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इस साइड है, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक नहीं पहुंच पाई है, वो सारी की सारी कंट्रीज को अभी लिबर्टी नहीं मिली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ट्री है इसके पीछे यहाँ पे एक कंट्री का फ्लैग आपको दिख पा रहा होगा। ये स्विट्जरलैंड का फ्लैग है, जिसको ऑलरेडी लिबर्टी मिल चुकी है। वहां पे फार अवे जो यूएसए का एक फ्लैग है, जिसको बहुत ही पहले लिबर्टी मिल चुकी है एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। फ्रांस है, फ्रांस अभी पास में ही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के, यानी कि इसको अभी कुछ ही टाइम पहले, जब ये पेंटिंग बनी थी उसके कुछ ही टाइम पहले फ्रांस को लिबर्टी मिली। और अगर आप देख पा रहे हैं कि आसमान में यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है विथ हिज क्रॉस। यहाँ पे साथ में बाकी सारे एंजल्स भी हैं जो कि फ्रेटर्निटी को दर्शाते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रेटर्निटी। अगर हम इस पेंटिंग के बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ जंक पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है। एक्चुअली में गार्बेज नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे किंग और क्वीन के क्राउन्स पड़े हुए हैं, यानी कि ये शैटर्ड रिमेन्स ऑफ ऑटोक्रेटिक एम्पायर को दर्शाते हैं। यानी कि शैटर्ड रिमेन्स का मतलब है कि कुछ बचा कुचा हिस्सा। ऑटोक्रेटिक एम्पायर यानी कि जिसमें मोनार्की यानी कि राजा रानी लोग रूल करते हैं। अगर सबको लिबर्टी मिल जाएगी तो राजा रानी का राज है वो तो खत्म। अब वो राजा रानियों का राज जो खत्म हो गया है, तो ये जो है उस चीज को दर्शाता है कि अब जब मोनार्की है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सब लोग लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। ये पेंटिंग बना के द पैक्ट बिटवीन नेशन, फ्रेडरिक सोरियू बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि लिबर्टी को, यानी कि नेशनलिज्म, देशभक्ति और लिबर्टी यानी आजादी की सोच को सब तरफ यानी सबके पास फैलाना चाहते हैं। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन के टॉपिक के साथ। द फर्स्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे, अब अगर आपने पिछले पेंटिंग में देखा होगा कि जो फ्रांस है, फ्रांस को लिबर्टी जस्ट मिली थी उस समय पे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में जो हुआ था, जैसा आपने 9th क्लास में पढ़ा ही है, इस रेवोल्यूशन के अंदर सबसे पहली बार नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना जागरूक हुई थी। द आइडियाज ऑफ ला पात्री, द फादरलैंड एंड ले सिटुएन द सिटीजन एम्फसाइज्ड इक्वल राइट अमंग ऑल, यानी कि जो दो शब्द आप देख पा रहे हैं, ला पात्री एंड ले सिटुएन, जो कि द फादरलैंड, जैसे कि हम इंडिया को भारत माता बोलते हैं, भारत माता यानी मदरलैंड,
तो फ्रांस के लोग जो है उनको फादरलैंड बोलते हैं। ले सिटुएन यानी कि द सिटीजन्स, मतलब कि जो सिटीजन्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक नेशन के लिए। ये जो दो वर्ड्स है ये इक्वल राइट्स अमंग ऑल को दर्शाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट चेंजेस लाइक, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से फ्रांस के अंदर कई सारे चेंजेस हुए। वो कौन से चेंजेस थे चलिए जानते हैं। सबसे पहला चेंज था पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। ऑब्वियसली क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उस कारण से फ्रांस को एक तरह से कुछ टाइम पीरियड के लिए लोगों के पास पावर चली गई थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पे लागू हो गई थी। तो मोनार्क से पावर जो है कॉमन पीपल के पास यानी कि आम आदमियों के पास आ गई। फ्रेंच बिकेम नेशनल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की रीजनल लैंग्वेजेस हैं और ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन फ्रांस की उस समय पे फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज हो गई थी। नेशनल एंथम ला मार्शलीज वॉज कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, यानी कि जो फ्रांस की नेशनल एंथम है ला मार्शलीज, उसको कंपोज किया गया था, नहीं उसको लिखा गया था और शपथ ली गई थी। सब मिनिस्टर्स जो भी काम कर रहे हैं फ्रांस की गवर्नमेंट में, उन सब ने शपथ ली थी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड। कस्टम ड्यूटीज का मतलब है कि जब भी हम कोई भी हो वो ट्रेड के समय किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब एक ही कंट्री के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाता था फ्रांस के अंदर, तो उसको कुछ पैसे यानी कुछ टैक्स देने पड़ते थे वहां पे कस्टम ड्यूटी के तौर पे। तो उनको अबॉलिश कर दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। नेम ऑफ स्टेट्स जनरल वाज चेंज टू नेशनल असेंबली इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन्स, यानी कि जो स्टेट जनरल के पहले मीटिंग हुई थी 9th क्लास में, आपने आप पढ़ा ही होगा कि पहले किसी को भी टैक्सेस, किसी भी किंग को या क्वीन को जब टैक्सेस इंप्लीमेंट करने होते थे किसी भी जनता के ऊपर, तो वो क्या करते थे कि स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाते थे। तो उस मीटिंग का नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया गया था। अब क्योंकि ये मोनार्की नहीं रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई थी, यानी जिसमें पावर जो है कॉमन पीपल के पास चला गया था, तो इसका नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया गया, जिसको एक्टिव सिटीजन ही इलेक्ट कर सकते थे। एक्टिव सिटीजन यानी कि जो टैक्सेस देते हैं इक्वल टू 3 days ऑफ वर्कर्स वेज। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि जो वेट्स और मेजर्स यानी कि किसी भी वजन मापने की इकाई और लंबाई मापने की इकाई जो है उसके यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किए गए थे। जैसे केजीज, पाउंड्स, मीटर्स, इंचेस, फीट, ये सब होते हैं ना यूनिफॉर्म सिस्टम, वैसे यूनिफॉर्म सिस्टम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लागू किए गए थे फॉर दीज। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड, यानी कि नेशनलिज्म यानी देशभक्ति का जो आइडिया है वो पूरी दुनिया में फैला। पूरी दुनिया, हाँ यूरोप में तो फैला ही, साथ में बाकी देश जो है एशिया एंड ऑल, वो अमेरिका, वहां पे भी फैला। क्योंकि इंडिया है, इंडिया का जो रेवोल्यूशन हुई थी उसमें भी जो फ्रांस का ये रेवोल्यूशन हुआ था उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था हमारे जो रेवोल्यूशनरी थे उनको मोटिवेट करने के लिए। इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस को अपना नया झंडा मिला था आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। एनेक्सेशन ऑफ फ्रांस बाय नेपोलियन, कि किस तरह से नेपोलियन ने फ्रांस पर कब्जा किया। नेपोलियन फॉट वॉर्स अगेंस्ट फ्रांस एंड इन 1799 नेपोलियन अनेक्स्ड फ्रांस। 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया, काफी सारे युद्ध लड़के। नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को इंडीड डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांस के अंदर, लेकिन जो नेपोलियन है उसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए। एज यू रिटन हियर, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस यानी कि जो किसी भी देश की जनता के लिए मतलब कि अच्छे हो सकते हैं। टू मेक द सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, यानी कि ताकि जो सिस्टम है किसी भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का और जनता से टैक्स लेने का एंड ऑल, उन सबका जो सिस्टम है वो रैशनल हो और एफिशिएंट हो, यानी कि सिस्टम है वो अच्छे से काम कर सके। नेपोलियन अनेक्स मॉडर्न डे बेल्जियम एंड हॉलैंड। नेपोलियन ने क्या किया कि बेल्जियम और हॉलैंड, जो आज के समय के बेल्जियम और हॉलैंड पे कब्जा कर लिया, और मॉडर्न डे इटली यानी कि आज का जो इटली है उस पे कब्जा किया, क्रोएशिया पे कब्जा किया और साथ ही साथ जर्मनी के भी काफी सारे पार्ट पर कब्जा कर लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें जो ये डार्क ग्रीन कलर में है ये मॉडर्न डे फ्रांस है, मतलब आज का जो फ्रांस है, और ये जो लाइट ग्रीन कलर में जो पार्ट है ये वो पार्ट है जो नेपोलियन ने अनेक्स कर लिया था इस टाइम पीरियड के दौरान। द सिविल कोड ऑफ 1804,
जैसा मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने एक सेट ऑफ रूल लागू किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदलने के लिए, और जो जनता को सर्विसेज पहुंचानी है उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये सिविल कोड, उन सबको कंट्रोल करने के लिए सिविल कोड लागू किया गया था। सिविल कोड को नेपोलियनी कोड के नाम से भी जाना जाता है। अब सिविल कोड में क्या थे, कौन से रूल्स थे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रॉस एंड कॉन्स, कॉन्स यानी कि जो नुकसान थे, प्रॉस यानी जो फायदे थे। सबसे पहले फायदे देखते हैं। फर्स्ट, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को लागू किया गया था, यानी कि कोई भी हो, चाहे कितना ही अमीर हो, कितना ही रिच हो, कितना ही गरीब हो, कोई मतलब नहीं है, लॉ के आगे सब छोटे हैं। यानी कि जो भी कोई लॉ का पालन नहीं करेगा, यानी कि जो वहां पे लॉ बने हुए हैं संविधान के अंदर, उन सबको पालन करना पड़ेगा जो रूल्स बने हुए हैं, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जिसके पास भी है, वो ऐसा नहीं है कि किसी के पेरेंट्स से चलती आ रही है, मतलब किसी फादर के पास प्रॉपर्टी थी, उसके बेटे के पास, फिर उसके बेटे के पास, जो कोई भी काम कर रहा है वो प्रॉपर्टी को खरीद सकता है अपने हिसाब से, और सबको जो प्रॉपर्टी उसके काम के हिसाब से बांटी गई। अबॉलिश दी फ्यूडल सिस्टम, यानी फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम यानी पहले के टाइम में क्या होता था कि जो एरिस्टोक्रेसी होती थी, यानी कि जहाँ पे राजा रानियों का रूल होता था, वहां पे जो राजा था, वो राजा क्या करता था कि जो मिनिस्टर्स थे उनको ऑर्डर देता था कि तुम मुझे सेना भेजो। अब वो मिनिस्टर्स यानी नोबल्स क्या करते थे, वो सेना को कलेक्ट करते थे, लेकिन वो सेना कलेक्ट करने के लिए खाना भी तो चाहिए। अब वो खाना जो है पीजेंट यानी जो गरीब मजदूर थे, किसान थे, उनसे खाना लेते थे, और उसके बदले जो थे किसान थे, उनको ये मिनिस्टर लोग क्या करते थे, ये सिक्योरिटी देते थे अपनी सेना के साथ। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है, ये फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर जो पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, उनको बढ़ने का कोई मौका ही नहीं मिला गया था। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, यानी गुलामी से जो गरीब मजदूर थे उनको आजाद किया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस फॉर रिमूव, यानी कि जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे उनको हटा दिया गया था, यानी कि कोई भी अगर ग्रुप फॉर्म करता है, कोई गिल्ड फॉर्म करता है किसी भी सोशल बात के लिए, तो उसको उस पे जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको हटा दिया गया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम थे उनको इम्प्रूव किया गया था। ट्रांसपोर्ट यानी कि बस, कार, बाइक, ये सब जो ट्रांसपोर्ट है उनको इम्प्रूव किया गया, और कम्युनिकेशन सिस्टम, लेटर्स, कॉल वगैरह, इन सबको भी इम्प्रूव किया गया। अब इसके कुछ नुकसानों की तरफ बढ़ते हैं। पहला नुकसान था टैक्सेस वर इंक्रीज, क्योंकि ये सब चीज जो करनी है, नेपोलियन को कुछ भी करना पड़ेगा, कोई भी करे तो उसके लिए टैक्सेस तो बढ़ाने पड़ेंगे, तो टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। सेंसरशिप जो है मीडिया पे इम्पोज की गई थी, ये सबसे बड़ा जो है नुकसान था, क्योंकि अगर कोई भी मीडिया का कोई भी कर्मचारी, कोई भी हो, अगर वो नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी बोल देगा तो सेंसरशिप उस पर लागू की जाएगी, यानी उसकी न्यूज को कह लीजिए कि बैन कर दिया जाएगा दूसरों को दिखाने के लिए। तो इससे जो है लोगों की आजादी छीन रही थी, एक तरह से कहा जा सकता है। पीपल वर फोर्स्ड टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, यानी कि जो लोग थे, लोगों को फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाता था कि बंदा है कोई भी, उसको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी फ्रेंच आर्मी, फ्रांस की आर्मी। डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन, यानी किस तरह से नेपोलियन जो है उसका डाउनफॉल हुआ, यानी कि वो अपने राज से हट गया। ऑल्दो द सिविल कोड वाज बेनिफिशियल, सिविल कोड जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल था लोगों के लिए फायदे उसमें ज्यादा थे, नुकसान बहुत कम थे। लेकिन क्योंकि जो नेपोलियन ने जिस तरह से मीडिया पे सेंसरशिप लगाई थी, उस कारण से जो है पीपल में, यानी जो लोग हैं, उनको आजादी जो है उनकी छीन रही थी। उनको लग रहा था कि भाई हमें कोई आजादी नहीं है, कुछ अगर नेपोलियन खराब करता है तो हमारे पास आजादी नहीं है बोलने की, कि हम उसके बोल के उसकी गवर्नमेंट हटा सके, जैसे डेमोक्रेसी में होती है। तो उस कारण से जो कंट्री है यानी फ्रांस है, उसके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि नेपोलियन जो वोट जो है मिलना धीरे धीरे बंद हो रहा था। ड्यू टू नेपोलियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड टू स्प्रेड, नेपोलियन के कारण क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म यानी देशभक्ति भावना थी वो सब तरफ फैल रही थी, क्योंकि नेपोलियन जो है वो कब्जा कर रहा था। उस कारण से जो भी नेशनलिज्म को फैलाने वाले लोग थे, यानी जो एजुकेटेड लोग थे, वो जहां वहां पे राज था वहां बता रहे थे सबको कि नेशनलिज्म जरूरी है, नेशनलिज्म इज द बेस्ट। तो इस कारण से आइडिया जो था नेशनलिज्म का वो हर जगह फैल रहा था, जितनी भी कंट्रीज में उसने राज किया वहां पे फैल रहा था।
उस कारण से क्या हुआ कि जो ऑटोक्रेटिक एम्पायर थे, यानी कि जहाँ पे राजा रानियों का रूल हुआ करता था, मोनार्की थी, तो वहां पे जो राजा थे वो लोग सोचते थे कि भाई ये तो हमारा नुकसान करवाएगा, बिकॉज नेशनलिज्म फैलेगा तो लोग जो है वो राजा रानियों के यानी कि मोनार्की के खिलाफ हो जाएंगे, तो इससे रिवोल्ट होगा और इनकी जो सत्ता है वो छिन जाएगी। दिस कॉज फॉर्मेशन ऑफ एन अलायंस बिटवीन प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। इस कारण से क्या हुआ कि जो 4 ऑटोक्रेटिक एम्पायर थे, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये जो है एक अलायंस यानी एक ग्रुप फॉर्म कर लिया इन्होंने, जिसको हम कलेक्टिवली प्राग बोलते हैं। The alliance Prague fought war with Napoleon, and in 1815, in the Battle of Waterloo, Napoleon got defeated and France went in the control of Prague. अब इस कारण से क्या हुआ कि जो अलायंस थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना नेपोलियन को हरा दिया जाए, जिस कारण से नेशनलिज्म का आइडिया फैल ही ना पाए। तो ये प्राग जो था, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन का अलायंस, इन्होंने क्या किया कि 1815 में नेपोलियन के साथ जो है वॉर लड़ी, और बैटल ऑफ वाटरलू में, मतलब वाटरलू में जो युद्ध हुआ था, उसके दौरान क्या हुआ कि नेपोलियन जो है वो हार गया और फ्रांस जो है वो प्राग यानी कि इनके अलायंस के कंट्रोल में चला गया। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब 18th सेंचुरी में, मतलब यूरोप के अंदर 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट तो आप जानते ही हैं, यानी कि जब किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक एरिया है, उसके अंदर जो लोग हैं वो अगर सेम आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, यानी कि उनके जो सेम विचारधारा है, सेम मानसिकता है, भले ही भाषा अलग हो, स्किन कलर अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन मानसिकता अगर सब सेम है तो एक नेशन स्टेट कहलाता है। बेसिकली कह लीजिए तो एक कंट्री नहीं थी, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो थे वो किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइडेड थी। ओके, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि फ्यूडल सिस्टम ये बेसिकली एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में। तो चलिए अब पढ़ते। तो लिबरलिज्म यानी कि जो देशभक्ति है और जो आज़ादी है, उसके आइडिया से पहले, जब उसके राइज के पहले, सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कौन से पार्ट्स थे? पहला था अरिस्टोक्रेसी, दूसरा था पीजेंट्री। ये सबसे पहले 2 थे, तीसरा मैं आपको बताऊंगा। द फर्स्ट 2 वर दीज। एरिस्टोक्रेसी कौन थे? रिच लैंडलॉर्ड्स यानी अमीर जमींदार थे। लेस पॉपुलेशन थी इनकी जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी, और ये सुपीरियर थे, यानी कि इनके पास सारे राइट थे और ये ज्यादा पावरफुल थे। पीजेंट्री कौन थे? जो गरीब किसान लोग थे। इनकी पॉपुलेशन एरिस्टोक्रेसी से ज्यादा थी, लेकिन इनके पास पैसा कम था, जिस कारण से ये इन्फीरियर थे, यानी कि इनके पास राइट जो थे वो नहीं थे या बहुत ही कम थे। अब तीसरा सोसाइटी में कौन सी क्लास आई थी? वो थी मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास के अंदर कौन से लोग थे? ये थे एजुकेटेड पीपल। ये वो लोग थे जो लिबर्टी यानी असली में आजादी चाहते थे। अरिस्टोक्रेसी तो बिल्कुल ही खिलाफ थी, इनसे तो आजादी चाहिए थी। पीजेंट्री थे, ये इतने पावरफुल थे नहीं कि अगर कुछ रिवोल्ट वगैरह करे तो इनको आजादी मिल जाए। इन्होंने पहले कोशिश करी थी करने की रिवोल्ट, लेकिन नहीं हो सक्सेसफुल हुए, तो इन्होंने होप ही छोड़ दी कि इनको लिबर्टी कभी मिलेगी। मिडिल क्लास थे, वो एजुकेटेड थे, तो वो लिबर्टी चाहते थे। ये वो लोग थे, मतलब मिडिल क्लास जो थे, ये असली में वो लोग थे जिन्होंने नेशनलिज्म यानी देशभक्ति का आइडिया पूरे मतलब कंट्री में फैलाया, यानी पूरे देशों में जितने भी देश थे उनमें फैलाया। पीजेंट्री थी, पीजेंट्री भी मिडिल क्लास को देख के इनके साथ आके लिबर्टी चाहने लगी थी। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद क्या हुआ? फ्रांस के जो क्षेत्र थे नेपोलियन के हारने के बाद, चलिए देखते हैं। After the Battle of Waterloo, France came under the control of Prague, which were conservative regimes. यानी कि एक बार जब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया, उसके बाद क्या हुआ? जो फ्रांस था वो प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन इनके अलायंस के अंदर आ गया, जिसका जो कि कौन से थे? कंजर्वेटिव रेजाइम्स थे, यानी कि कंजर्वेटिव थे, ये चेंज नहीं चाहते थे सोसाइटी में, लिबर्टी के तो बिल्कुल खिलाफ थे। दे टुगेदर साइंड ट्रीटी ऑफ वियना, विच वाज साइंड इन द कांग्रेस ऑफ वियना होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिच। इन्होंने टुगेदर मतलब इन चारों इन अलायंस ने क्या किया कि एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि कांग्रेस में साइन की गई थी। और कांग्रेस ऑफ वियना किसने होस्ट करी थी? ड्यूक मेटरनिच ने। तो अब हम देखेंगे कि यूरोप के अंदर जो फ्रांस ने यानी नेपोलियन ने जितने भी एरिया को अनेक्स किया था, वो अब किसके कंट्रोल में चला गया था? फ्रांस, जो मॉडर्न डे फ्रांस है, फ्रांस का ओरिजिनल एरिया,
ये दे दिया गया था वापस बर्बन डायनेस्टी को, जिसको वापस से फ्रांस के लोगों ने हटा दिया था, जिसको राजाओं को, उनको वापस फ्रांस दे दिया गया। जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स है, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स का फॉर्मेशन किया गया। कैसे फॉर्मेशन हुआ इनका? नेदरलैंड्स और बेल्जियम को मर्ज करने के बाद। ये साउथ वाला जो पार्ट है, इसमें क्या था? पीडमोंट था, पीडमोंट के साथ जेनुआ को जो है मर्ज कर दिया गया एंड इन दोनों को एक ही किंगडम फॉर्म कर दिया गया साउथ के अंदर। प्रूशिया जो है, प्रूशिया को यहाँ पे वेस्टर्न फ्रंटियर्स दे दिए गए। ये वेस्ट वाला पार्ट जो है ये प्रूशिया का हो गया। ये जो पोलैंड का पार्ट है, पोलैंड का पार्ट दे दिया गया था रशिया को। जर्मनी के जो 39 कॉन्फेडरेट स्टेट्स थे, इनको छुआ तक नहीं गया था, इनको वैसे के वैसे लेफ्ट कर दिया गया था। और ये जो नॉर्दर्न इटली का पार्ट है, नॉर्दर्न इटली का पार्ट दे दिया गया था ऑस्ट्रिया को, और ब्रिटेन का तो अपनी कंट्री थी ही। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और दैट इज द राइज ऑफ रेवोल्यूशंस इन यूरोप। अब इसके अंदर हम देखेंगे कैसे यूरोप के अंदर रेवोल्यूशंस का राइज जो है फिर से शुरू हुआ। 1850 के अंदर, मतलब 1815 जब भी ट्रीटी ऑफ वियना जब हुई थी, तब मैंने आपको बताया था कि ये प्राग जो थे कंजर्वेटिव थे, यानी कि इनको चेंज जो है नहीं चाहिए थे। ये ऑटोक्रेटिक थे, इनके अंदर मोनार्की थी, तो ये इनके पास डेमोक्रेसी नहीं थी, यानी कि अपना ही रूल चलाते थे, जिनको कोई सही कर नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकते गवर्नमेंट जैसे। इस वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे उनको मतलब कोई भी आज़ादी नहीं थी खुद से सोच के खुद से गवर्नमेंट चेंज करने की, क्योंकि गवर्नमेंट तो थी नहीं, राजे ही रूल करते थे। तो ये जो है बहुत ही मेन रीजन था इन रेवोल्यूशंस का कारण, मतलब कि जो राइज हुए थे रेवोल्यूशंस, इसका मेन कारण था ये 1815 की जो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर कंजर्वेटिव्स रिजाइन थे। ऐसे एक रेवोल्यूशनरी कौन थे, मतलब जिन्होंने ये इस सब में कंट्रीब्यूट किया, वो थे ज्यूसेप्पे मजीनी। ज्यूसेप्पे मजीनी का जो जन्म है वो हुआ था जेनोआ में 1807 में। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी फाउंड करी थी, एक थी यंग इटली जो कि उन्होंने मार्शलीज में फाइंड करी थी, और दूसरी थी यंग यूरोप जो उन्होंने बर्न में फाइंड करी थी। ज्यूसेप्पे मजीनी जो थे वो उनका ये मानना था कि जो भगवान है, जो गॉड है, उन्होंने क्या किया है कि जो नेशंस है, यानी कि जो ये नेशन स्टेट्स का मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उनकी फॉर्मेशन जो है नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है, यानी कि जो इंसानियत है, इंसानियत का जीता जागता सबूत है नेशन स्टेट्स। तो उनका मानना था कि कुछ भी करो लेकिन नेशन स्टेट की फॉर्मेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848। राइज ऑफ रेवोल्यूशन तो हमने देख ली। अब द एज ऑफ रेवोल्यूशन की, रेवोल्यूशन के ये जो साल है इसमें कई सारे रेवोल्यूशन हुई है। During the year 1830 to 1848, liberalism and nationalism came to be associated with revolution in many regions of Europe. तो इसी साल में, ये 18 जो साल है, इन साल के अंदर क्या हुआ कि जो लिबरलिज्म यानी आज़ादी, नेशनलिज्म यानी देशभक्ति, इनके जो आइडिया थे पहले भी सबके दिलों में बस रहे थे, जो मिडिल क्लास थी वो सब पास फैला रही थी आइडिया। लेकिन ये जो आइडिया था नेशनलिज्म और लिबरलिज्म के, ये जो है इन ईयर्स के दौरान रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट करने लग गए लोग, यानी कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा, रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी। ये सब जो है इन लोगों के दिमाग में आ गया था, और वो कौन से रीजन में आया था? इटली, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा, इन रीजन्स में आया था। सबसे पहले हम देखेंगे जुलाई रेवोल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्रांस है, फ्रांस को वापस कब्जा कर लिया था फ्रांस पे प्राग ने, और प्राग ने बर्बन डायनेस्टी को वापस वहां पे रूल करने के लिए दे दिया था फ्रांस। तो द फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, यानी कि जुलाई 1830 में क्या हुआ कि फ्रांस में दोबारा से रेवोल्यूशन शुरू हुई, यानी कि फर्स्ट अपहीवल फिर से शुरू हो गई। जो बर्बन किंग था, बर्बन किंग को फिर से, मतलब बर्बन किंग को पहले राज दिया गया था और उसको फिर से हटा दिया गया था उसकी थ्रोन से, किसके द्वारा? फ्रेंच लिबरलिस्ट, यानी जो फ्रेंच लोग थे जो आजादी चाहते थे, उनके द्वारा फिर से हटा दिया गया था कि अब नहीं करोगे तुम रूल। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेट अप विथ लुइस फिलिप एट हिज हेड, यानी कि एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की फॉर्मेशन की गई थी, यानी कि जिसके अंदर जो राजा है उसके पास बहुत ही कम राइट्स थे, और जो मोस्ट ऑफ द राइट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास थे, यानी कि हमारे संविधान, यानी उनके संविधान के पास थे। और इसमें मोनार्की के हेड कौन थे? लुइस फिलिप। ओके, ड्यूक मेटरनिच ने इस, मतलब ये जो जुलाई रेवोल्यूशन है इसको देखते हुए एक बात कही थी, एक सेंटेंस कहा था। ड्यूक मेटरनिच, जैसे आप जानते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना के होस्ट,
इन्होंने एक चीज रिमार्क करी थी, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस जो है, फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी लग जाती है। इसका मेन मीनिंग है कि जब फ्रांस है, फ्रांस जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है फ्रांस के अंदर, तो पूरा जो यूरोप है, पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना जो है जग जाती है। किसी तरह से इन्होंने 1815 में मतलब कि प्राग ने क्या करा था कि इस नेशनलिज्म को थोड़ा दबाया था, फ्रांस को अपने कंट्रोल में लाके वापस बर्बन किंग को डाल के। पर जुलाई रेवोल्यूशन के चक्कर में फिर से ये आ गया, फिर से नेशनलिज्म का आइडिया जो है फैलने लग गया। दिस कॉज द स्पार्क ऑफ लिबरलिज्म इन ब्रसेल्स, कॉजिंग बेल्जियम टू गेट फ्री फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नेदरलैंड्स जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स बना था, उसके अंदर जो है बेल्जियम को भी मर्ज कर दिया गया था। बेल्जियम और नेदरलैंड मर्ज होके बने थे किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। तो ये जो यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, उस कारण से क्या हुआ था कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर जो लोग थे, उनके अंदर भी ये जोश जगा कि हमें भी आजादी चाहिए। तो इस कारण से ब्रसल्स यानी कि जो उनकी राजधानी है, उसमें एक स्पार्क यानी कि लिबरलिज्म का स्पार्क लगा, जिस कारण से उन्होंने भी रेवोल्यूशन किया और वो भी नेदरलैंड के किंगडम से आजाद होकर खुद का एक नेशन स्टेट उन्होंने बना लिया। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि किस तरह से ग्रीस जो है, ग्रीस को आजादी मिली ओटोमन एम्पायर से। ग्रीस जो है ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से। ये अभी अब हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की, 1830 टू 1848, ये 19th सेंचुरी है। और ग्रीस जो है चार सदियों से ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल के अंदर है। ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग ग्रीक्स। मतलब कि ये जो भी फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुई थी, उस कारण से क्या हुआ कि एक तो बेल्जियम का हमने देख लिया, और ग्रीस के अंदर भी क्या हुआ कि जो लोग थे उनके अंदर एक नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना जग गई कि हमें एक रेवोल्यूशन करनी है जिस कारण से हमें आजादी मिले इन ओटोमन एम्पायर से। और ये सब कब शुरू हुआ? 1821 में। यानी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुई थी? 1821। ग्रीस को सपोर्ट मिला था बहुत सारे ग्रीक लोगों से। मतलब कि सबसे पहले तो उनको अपने देश से सपोर्ट मिल ही रहा था, वो तो देश था उनका। देश के अंदर के जो लोग थे उन्हें दो लोगों से सपोर्ट मिला था, एक वो जो ग्रीक जो एग्जाइल में रह रहे थे यानी कि देश से बाहर थे, एक उनसे सपोर्ट मिल रहा था, और दूसरा वेस्टर्न यूरोपियन से, मतलब जो वेस्ट में यूरोप के लोग थे, वेस्ट में रहते थे, उनको जो है सिंपैथी थी इन ग्रीस लोगों की तरफ। क्यों? क्योंकि ग्रीस का जो कल्चर है उनसे वो बहुत इंप्रेस्ड थे वेस्ट यूरोपियंस। ठीक है, तो ये जो दोनों लोग थे ये भी ग्रीस को सपोर्ट कर रहे थे इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि नेशन स्टेट बनने के लिए। पोएट्स और आर्टिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, मतलब कि और ज्यादा नेशनलिज्म को फैलाने के लिए, और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए लोगों को, क्या कह रहे थे वो कि ग्रीस जो है वो यूरोप की सिविलाइजेशन का पालना है, यानी क्रेडल। यानी कि अगर ग्रीस ना होता तो पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन जैसी आज है वैसी नहीं होती। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन जो है, लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए फंड्स ऑर्गेनाइज करे थे, यानी कि पैसा इकट्ठा किया था जिससे ये सब वॉर लड़ी जा सके। और फिर उसके बाद ये लेटर फाइट मतलब कि वॉर में लड़ने भी गए थे, पोएट थे, लेकिन तब भी इन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज करे और फिर उसके बाद वॉर में लड़ने चले गए। लेकिन वॉर में लड़ते लड़ते इनको फीवर हुआ, फीवर के कारण इनकी 1824 में मृत्यु हो गई, यानी कि इनकी डेथ हो गई। 1832 में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर ग्रीस को जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया और ओटोमन एम्पायर से इनको 4 सदियों के बाद आजादी मिल रही है। द रोमांटिक इमेजिनेशन। अब बेसिकली रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। रोमांटिसिज्म जो है एक तरह का कल्चरल मूवमेंट है जो कि नेशनलिज्म यानी देशभक्ति को साइंस और लॉजिक इन सबसे इग्नोर करता है। कि जो नेशनलिज्म है ये लोगों के कल्चर के द्वारा है, मतलब कि उनके जो दिल है, उनके दिल के अंदर देशभक्ति होती है, ना कि साइंस और लॉजिक और रीजन के अंदर। तो जो भी रोमांटिसिज्म को फॉलो करते थे वो इमोशंस और फीलिंग्स को फॉलो करते थे, ना कि साइंस रीजन। लैंग्वेज जो है उसने नेशनलिज्म यानी देशभक्ति में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पूरे यूरोप के अंदर मतलब थ्रू आउट द यूरोप जो नेशनलिज्म यानी देशभक्ति का आइडिया है वो कल्चर आर्ट यानी कल्चर जो था, आर्ट थी, फोकलोर यानी कि जो ऐतिहासिक कहानियां हैं, फोकलोर यानी कहानी पोएम्स ये सब है,
इन सब से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म देशभक्ति का आइडिया फैल रहा था। और वो किस वजह से था, मतलब ये सब रोमांटिक इमेजिनेशन के पीछे क्या कारण था? उसके दो कारण थे। सबसे पहला, टू रिकवर एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, यानी कि पहले मतलब हमारे इतिहास में जितने भी नेशनलिज्म यानी कि जितने भी देशभक्ति की चीजें थी उन सबको वापस जगाना। हमारा जो कल्चर है, इंडिया है, इंडिया का कल्चर जो है बहुत ही एंशिएंट है और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अब अगर देखोगे तो उस कारण से उन कल्चर को, मतलब उनका एंशिएंट कल्चर था, उनको वापस लाने की जो है ये कोशिश थी सबसे पहली। दूसरी चीज क्या थी कि टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इलिटरेट्स, यानी कि जो भी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब उनके सामने अगर आप बोलोगे कि हमें अगर नेशनलिज्म करेंगे तो हमारा ये फायदा होगा, तो वो नहीं समझ पाएंगे। अगर हम साइंस और रीजन से कोशिश करेंगे नेशनलिज्म को फैलाने की, तो जो इलिटरेट्स थे उस समय पे वो बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए इलिटरेट्स की तरफ नेशनलिज्म को आइडिया फैलाना था। तो हमें क्या किया, इसकी वजह से हमने कल्चर, आर्ट और फोकलोर्स के द्वारा ये सब किया, क्योंकि ये सब तो ये इलिटरेट्स जानते ही हैं। साइंस रीजन ना जानते हो, ये सब चीजें तो सब लोग जानते हैं। तो उस वजह से ये रोमांटिक इमेजिनेशन जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी नेशनलिज्म यानी देशभक्ति का जो आइडिया है उसको फैलाने के लिए। द पोलैंड स्ट्रगल, यानी पोलैंड जो है, पोलैंड, उसके साथ क्या हुआ? पोलैंड जो है 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी के अंत तक 3 कंट्रीज में डिवाइडेड था, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। इन तीनों कंट्रीज के पास जो है पोलैंड का थोड़ा थोड़ा पार्ट था। रशिया ने एक बार जो पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो क्या हुआ था, जैसे आपको पता है 1815 के अंदर रशिया ने जो है पोलैंड पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो उसके बाद जो पॉलिश लैंग्वेज है उसको जितने भी स्कूल थे उन सबसे भगा दिया गया कि जो भी स्टूडेंट्स पॉलिश है, पॉलिश में कोई नहीं बोलेगा, रशियन भाषा में बोलेंगे। तो इसलिए जितने भी जगहें थी वहां पे बोल दिया गया था कि रशियन में बोलो, रशियन में सुनो। कोई पोलैंड यानी पोलैंड की भाषा पॉलिश, उसको कोई नहीं बोलेगा। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ, यानी कि जो लोग थे उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, एक तरह से कह सकते हैं रिबेलियन का मतलब है प्रोटेस्ट। तो रशिया के खिलाफ जो है 1831 में एक आर्म रिबेलियन हुआ था, जिसको बहुत ही बुरी तरह से क्रश कर दिया गया था रशियन सेना के द्वारा। लेकिन वो जो पॉलिश भाषा थी, उस पॉलिश भाषा को फिर भी यूज किया जा रहा था। मतलब वैसे तो मना कर दिया था कि रशियन को यूज करना है, पॉलिश को यूज नहीं करना है, लेकिन पॉलिश भाषा को फिर भी यूज किया जा रहा था चर्च गैदरिंग्स में और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वहां पे। ओके, अब ये इसलिए था ताकि जो है कोई भी ये ना हमें दब के ना रहे, तो इसलिए पॉलिश भाषा को एक तरह से कह लीजिए थोड़ा प्रोटेस्ट का तरीका था। लेकिन किसी तरह से जो रशियन गवर्नमेंट है उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज अ पनिशमेंट। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो बहुत ही ज्यादा नंबर में, मतलब जो भी ये सब चीजें कर रहे थे, पॉलिश में कर रहे थे चर्च गैदरिंग्स में, तो प्रीस्ट और बिशप जो थे, जो भी धार्मिक स्थलों में रहते थे, पूजा वगैरह करवाते थे चर्च में, तो उन सबको जो है साइबेरिया भेज दिया गया था एज अ पनिशमेंट। हंगर, हार्डशिप्स एंड रिवोल्ट्स। During the 1830s, new machines were being invented which led to unemployment. 1830 में यानी 1830 में क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा नई नई मशीनें बन रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा। तो बहुत सारी मशीन्स का इन्वेंशन हो रहा था जो काम को बहुत ही ज्यादा इजी कर रही थी। जो पहले हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी हमारी, वो हैंडमेड होती थी, हैंडलूम होती थी। लेकिन इसके बाद जो है मशीन जब बननी चालू हुई, नई नई मशीनें, तो जो इंग्लैंड में और बाकी सारे नए मॉडर्न देश थे, वहां के जो कपड़े थे वो सस्ते बन रहे थे और मशीन से बन रहे थे, तो इसलिए बहुत सस्ते थे, हमारे महंगे थे। तो ये सब चीजें थी। और इसी कारण से क्या हुआ, जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे जिनके पास मशीन्स नहीं थी, ऑब्वियस बात है स्मॉल के पास कैसे होंगी, तो वो हैंडलूम क्लोथ्स बनाते थे जो कि एक्सपेंसिव होते थे। परंतु जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन जो था, बेसिकली ब्रिटेन जो था उसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी बहुत आगे था। उस कारण से क्या हुआ कि इंग्लैंड के पास क्लॉथ्स थे, तो जो कपड़े थे, ये कपड़े स्मॉल प्रोड्यूसर के हैंडलूम से बहुत ही ज्यादा सस्ते थे। मतलब कि ऑब्वियस बात है हैंडलूम वाले महंगे होते हैं, जिस वजह से जो सारे लोग हैं वो इस मशीन मेड को प्रेफर करते थे एज कम्पेयर टू द हैंडलूम। इस वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, कम्पीट नहीं कर पा रहे थे इनसे। एरिस्टोक्रेटिक जो रीजन थे, यहाँ पे
डेमोक्रेसी नहीं आई थी, लागू नहीं हुई थी, जहाँ पे राजा रानियों का शासन था, वहां पे क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, उन पे पहली बात तो फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन की वजह से ऑलरेडी बर्डन पड़ा हुआ था। फ्यूडल सिस्टम यानी कि उन पे ऑलरेडी सबको खाना देना पड़ता था, ऑलरेडी बोझ था, टैक्सेस देने पड़ते थे, बहुत सारी चीजें देनी पड़ती थी, तो उस वजह से पहले इनके पास बर्डन था। और 1848 में जो बैड हार्वेस्ट हुई, यानी कि जो क्रॉप्स है वो फसल जो है बर्बाद हो गई, उस वजह से फ्रूट प्राइसेस जो है बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गई। अब खाने के लिए कुछ है नहीं, बैड हार्वेस्ट हुई है, ऊपर से इनको सारे ड्यूज वगैरह पे करने पड़ते थे जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे इनके लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि मतलब पहली बात तो फूड शॉर्टेजेस हुई, और ये मशीन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुई। इन दोनों चीजों की वजह से जो पेरिस की पॉपुलेशन थी, पेरिस यानी फ्रांस के अंदर पेरिस है, इस पेरिस में क्या हुआ कि पेरिस के जो लोग थे उन्होंने रिवोल्ट करी, जिसको हम पीजेंट्स अपराइजिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब चीजें हुई थी हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट के टॉपिक के अंदर। फोर्थ टॉपिक है हमारे चैप्टर का, दैट इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कि जर्मनी और इटली में क्या हुआ था। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी कैसे एक सिंगल नेशन स्टेट बना। जर्मनी जो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत डचीज, कैंटन्स, और पहले आपने देखा ही था कि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो जो जर्मन रीजन थे, जहाँ पे जर्मनी के लोग थे, तो वहां पे बहुत ही सारे ग्रुप्स बने हुए थे या पॉलिटिकल एसोसिएशन बने हुए थे, जिसके अंदर कई सारे लोग थे। तो ये जो लोग थे वो कौन कौन थे वो थे मिडिल क्लास के प्रोफेशनल, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेसमैन थे, और बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस यानी कि अमीर आर्टिसंस, यानी कि जो पेंटिंग वगैरह करते थे, आर्टिस्ट थे, वो सभी वहां पे थे। तो ये सब जो है क्या हुआ, पॉलिटिकल एसोसिएशन इन्होंने फॉर्म किया और फ्रैंकफर्ट में गए। फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है, ओके। तो वहां पे वो गए सारे लोग, एक बड़ा बड़ा सा पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म करके, ग्रुप फॉर्म करके, किस चीज के लिए, जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करने के लिए। 18 में 1848 में क्या हुआ कि 831 यानी 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे, यानी कि जो इलेक्ट हुए थे जर्मन नेशनल असेंबली में, उन्होंने क्या किया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल चर्च में था, वहां तक की जो है एक मार्च निकाली। चर्च ऑफ सेंट पॉल, यानी सेंट पॉल जो चर्च है, वहां पे ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, और वहां पे सब आदमी लोग जो थे वो बैठे थे। लेकिन जो विमेन्स थी वो भी वहां पे थी, बट विमेन्स को ना ही कुछ बोलने का अधिकार था और ना ही कुछ करने का अधिकार था। तो वहां पे बस वो ऑब्जर्वर, यानी कि एक सिंपल कह लो एक जनता के तौर पे आई थी। Though conservative forces were able to suppress the revolutionaries, they weren't able to restore the old power. जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, यानी कि जो मोनार्की थी, उनको ये पता था कि ये हमारा नुकसान करेंगे, क्योंकि ये जो है रेवोल्यूशनरी बाद में हमारे खिलाफ रेवोल्यूशन करके ये बाद में हमको हटा देंगे। तो इस वजह से वो सप्रेस कर रहे थे, रेवोल्यूशनरीज को सप्रेस तो कर पा रहे थे, पर जितना इनके जो डर था इनके अंदर, लोगों के अंदर, और जितना ये कब्जा था पहले इनका, उतना कब्जा अब इनका नहीं था। तो जिस कारण से इन्होंने सोच लिया था, इनको समझ आ चुका था कि अगर जब तक हम इनको सिर्फ दबाते रहेंगे तो हमारा कुछ फायदा नहीं होगा, इनको हमें कुछ तो छूट देनी पड़ेगी, कुछ हमें इनको कंसेशन यानी देना पड़ेगा, जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे। तो इवन आफ्टर दैट जर्मनी वॉजंट एबल टू कंबाइन एज अ सिंगल नेशन स्टेट। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ये सब चीजें करी, लेकिन उसके कारण भी जो जर्मनी था वो एक सिंगल नेशन स्टेट बन तो पाया नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ कि प्रूशिया जो था, प्रूशिया ने पूरा कंट्रोल लिया जर्मनी को एक सिंगल नेशन स्टेट बनाने का। तो प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर था वो था ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिसको जर्मनी का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जर्मनी की जो नेशन स्टेट था, सिंगल स्टेट बनाने में ऑटो वॉन बिस्मार्क का ज्यादा रोल था। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने क्या किया कि अपनी प्रूशियन आर्मी, यानी प्रूशिया की जो आर्मी थी उसके साथ क्या किया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों के साथ वॉर्स लड़ी। अब तीनों के साथ वॉर्स लड़ी, और जो प्रूशिया की आर्मी थी वो इनमें जीत गई, और जो जर्मनी का पार्ट था जो इन तीनों कंट्रीज के कब्जे में था, उन्होंने वापस ले लिया और एक सिंगल नेशन स्टेट बनाया। 18 जनवरी 1871 में क्या हुआ कि ये जो एक असेंबली थी,
तक की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो असेंबली बनी थी वो तो अलग है, वो तो अब खत्म हो गई क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। तो एक जर्मन स्टेट्स, मतलब जर्मन जितने भी स्टेट्स थे जिनको कब्जे में लिया था प्रूशिया ने, मतलब कि ऑटोमन बिस्मार्क ने बेसिकली, तो इसके अंदर जितने भी जर्मन स्टेट्स थे उनके प्रिंस आए थे इस असेंबली में, इस डेट को। प्रूशिया के जो आर्मी थी उसके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, यानी कि जो आर्मी मिनिस्टर हैं एंड ऑल वो सब आए थे। और बहुत ही सारे प्रूशियन मिनिस्टर्स आए थे, इंपॉर्टेंट थे। उसमें ऑटोमन बिस्मार्क भी था बिकॉज ही वॉज द सीएम एंड द मेन आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, वो तो ऑब्वियसली आएगी। तो ये सब जो है हॉल ऑफ मिरर्स में आए थे। हॉल ऑफ मिरर्स जो है वो कहाँ पे है? वर्साइलीज के पैलेस में। वो किस लिए आए थे वहां पे? टू क्राउन द न्यू किंग ऑफ जर्मन एम्पायर, केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। अब क्योंकि जर्मनी है, ये जर्मनी को यूनाइट करने के लिए इन्होंने 3 ईयर वॉर लड़ी ऑटोमन बिस्मार्क ने, और जर्मनी को एक सिंगल नेशन स्टेट बनाया। तो इस ईयर में क्या हुआ कि ये सारे लोग जो है इन्होंने एक असेंबली बनाई। और इस असेंबली में क्या हुआ? इस असेंबली जो थी ये हॉल ऑफ मिरर्स में थी, जो कि पैलेस ऑफ वर्साइलीज में है। और ये मेन इस पूरे असेंबली का टॉपिक था टू क्राउन द न्यू किंग। जर्मन एम्पायर को राज करने के लिए एक राजा चाहिए, उस राजा का नाम था केसर विलियम वन, उसको वापस वहां पे राजा बना दिया गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, किस तरह से इटली जो है वो यूनिफाई हुआ। During the middle of 19th century, Italy was divided into 7 states, out of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. जो 19th century है उस समय में क्या था कि जो इटली था वो इटली है ये 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सार्डिनिया और पीडमोंट ये सिंगल स्टेट है, लोम्बार्डी वेनेशिया 3 हो गए, ये और ये तीनों जो है ये आप इस साइड में देख पा रहे हैं सेंटर में ऑरेंज कलर में, ये तीनों ये जो है पापल स्टेट्स हैं। ये चौथा स्टेट हो गया, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये भी सेंटर में ही थे। और यहाँ पे जो ब्लू कलर में है ये किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये जो था ये 7th स्टेट था जो कि इटली को डिवाइड कर रहे थे। इसमें जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। तो 1830s के दौरान क्या हुआ कि जियुसेप्पे मजीनी, जैसे मैंने आपको पहले उनके बारे में बताया था, तो जियुसेप्पे मजीनी ने क्या किया, एक ऑर्डर दिया, क्या लोग पूछ लिए, मतलब बोला, ऑर्डर दिया एक तरह से कि इटालियन रिपब्लिक को, यानी ये जो इटली है ये जो इतने स्टेट्स में बटा हुआ है, इसको एक सिंगल नेशन स्टेट बनाने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसका अर्थ हम ये सिंगल इटली बना सके। तो 1831 और 1848 में इन्होंने कई सारे मतलब रिवोल्ट की टू यूनाइट द इटली, पर वो एक बिल्कुल ही फेल हो गई सारी रिवोल्ट्स। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो किंग विक्टर इमैनुअल 2 है उनको इस यहाँ पे आना पड़ा, मतलब इटली को यूनाइट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, हमें वॉर ही लड़नी पड़ेगी, बिना वॉर के इटली जो है यूनाइट नहीं होगा। तो इन्होंने वॉर्स लड़ी कई सारी और इटली को यूनाइट किया। तो कैसे हुआ चलिए देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये तो हमने देख लिया किंग विक्टर इमैनुअल ने वॉर लड़ी थी, साथ ही साथ जो सीएम थे चीफ मिनिस्टर कैवोर, उन्होंने भी बहुत सारे मतलब काम किया था इटली को यूनाइट करने के लिए। मतलब मूवमेंट जो था उनका लीडर कौन था? कैवोर जो है वो ना ही एक रेवोल्यूशनरी था, मतलब ना ही उसको रेवोल्यूशनरी था और ना ही एक डेमोक्रेसी चाहता था। वो बस ये चाहते थे कि ये जो पूरा स्टेट है इसको बस हम कंट्रोल में ला ले अपने, इतने सारा पार्ट है, और फिर उसके बाद हम एक साथ रूल करें जिससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो रूल करने के लिए। तो फ्रांस जो था, फ्रांस के साथ एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस फॉर्म करी किसने? कैवोर ने बोला फ्रांस से कि फ्रांस के साथ हम एक अलायंस फॉर्म करेंगे, जैसे प्राव अलायंस था वैसे इनके साथ फ्रांस के साथ भी एक अलायंस फॉर्म किया, एक ग्रुप फॉर्म किया। इस ग्रुप के अंदर क्या हुआ कि ये ग्रुप कैवोर के जो किंग विक्टर इमैनुअल थे उनकी सेना और फ्रांस की सेना, दोनों की सेना मिला के इन्होंने इन सबके साथ वॉर्स लड़ी जिससे इटली यूनाइट हुआ। सार्डिनिया पीडमोंट था जो कि किंग विक्टर इमैनुअल का था। इन्होंने क्या किया कि जो नॉर्थ का एरिया था, जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का एरिया था, जो ऊपर वाला ऑस्ट्रियन किंग्स के अंदर था, उसको 1859 के अंदर कब्जा कर लिया उसके ऊपर। 1860 में इन्होंने साउथ इटली पे मार्च किया जो नीचे किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है, और उस पे पार्ट किया, और साउथ इटली पे दोनों साइड में। एंड इन्होंने क्या किया कि लोकल पीजेंट जो थे वहां के लोग जो
चाहते थे कि सारी इटली जो है एक कंबाइन हो जाए, एक सिंगल नेशन स्टेट बनी। तो उनका भी सपोर्ट जीत लिया, साथ में इन दोनों पे कब्जा भी कर लिया। 1870 में जो सेंट्रल इटली था, जो पापल स्टेट थे एंड अदर जो 3 स्टेट्स थे सेंटर में, उस पे 1870 में इन्होंने कब्जा करा। 1861 में, मतलब 1860 के बाद जो है, नेक्स्ट ईयर विक्टर इमैनुअल टू को कि इटली का जो ये न्यू कंबाइंड इटली है, इसका एम्परर यानी इसका राजा घोषित कर दिया गया। ये सेंट्रल इटली है, ये तो बाद में इन्होंने कब्जा करा है। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको इजीली पता चलेगा कौन से 7 स्टेट्स थे। एक था ये येलो कलर में, ये है सार्डिनिया, पीडमोंट, ये लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये जो 2 सेपरेट स्टेट हैं ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये जो है ये तीनों भी थे, ये तीनों सेंटर में थे। पर्पल स्टेट जो है, पापल स्टेट, ये पिंक कलर में है, ये भी है सेंटर में आता था। किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज या किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये साउथ इटली है, जिसको 1860 में इन्होंने कब्जा किया था। तो ये पहले 7 स्टेट थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 स्टेट्स थे। ये 7 स्टेट्स पहले, और बाद में आफ्टर द वॉर्स किंग विक्टर इमैनुअल ने क्या किया कि इन सब पे कब्जा कर लिया। देखो पर्पल पार्ट है, अभी पूरा एक सिंगल इटली बन गया। तो इस तरह से इटली और जर्मनी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों जो यूनिफाई हुए हैं, उनका जो केस है वो एक तरह से सेम ही है। दोनों में आर्मी ने मेन काम करा। जो ब्रिटेन है उसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? चलिए देखते हैं। ब्रिटेन का जो केस है उसमें क्या हुआ था कि वो बिल्कुल ही बहुत डिफरेंट था। उसका कारण क्या था? क्योंकि जो ब्रिटेन है वो एक्चुअली में 4 सेपरेट कंट्री में बटा हुआ था। कौन सी कंट्रीज थी? वो कंट्रीज थी वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड। ये चारों कंट्रीज थी जो कि आज सिंगल ब्रिटेन बन चुकी हैं। इनका नाम अभी भी चलता है, लेकिन मेन जो है इंग्लैंड था जो इन सबको यूनाइट करना चाहता था। 1707 में क्या हुआ कि एक्ट ऑफ यूनियन नाम के ट्रीटी कह लो या फिर एक एक्ट कह लो, ये साइन किया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इन दोनों के बीच में। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है एक सिंगल नेशन बन गया, जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके अंदर था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मर्ज हो गए। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी इनके अंदर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के मेंबर थे, लेकिन उसके अंदर इंग्लैंड के मेंबर थे यानी इंग्लिश मेंबर थे, वो ज्यादा पावरफुल थे, यानी कि वो ज्यादा नंबर में भी थे और ज्यादा पावरफुल, यानी उनके पास ज्यादा राइट्स थे एज कंपेयर टू स्कॉटिश मेंबर्स। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये चीज तो हमारे पार्लियामेंट में, मतलब उनके पार्लियामेंट में भी हो गई कि इंग्लिश जो पीपल थे उनके पास ज्यादा राइट थे, वो डोमिनेट कर रहे थे। और ये चीज कल्चर में भी थी कि जो इंग्लिश कल्चर था, इंग्लैंड के लोगों का कल्चर था, वो अपना कल्चर स्कॉटलैंड के लोग यानी स्कॉटिश पीपल पे थोप रहे थे कि स्कॉटलैंड के कल्चर जो है उनको भी क्या कह लीजिए मॉडिफाई कर दिया इंग्लैंड के कल्चर ने। आयरलैंड में क्या हुआ कि जो लोग थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, यानी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। वो ग्रुप थे कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आयरलैंड ब्रिटेन के साथ मर्ज हो जाए। प्रोटेस्टेंट वो थे जो चाहते थे कि ब्रिटेन और आयरलैंड जो है मर्ज होके एक सिंगल नेशन स्टेट बनाए। लेकिन क्या हुआ कि इस तरह से कुछ नहीं हुआ, और जो पूरा ये वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड है, ये एक ही नेशन स्टेट बन गया जिसका नाम है ब्रिटेन। अब आता है चैप्टर का 5th टॉपिक, दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन। 18th और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे वो नेशंस को, मतलब किसी भी देश है, अपना देश है, उसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब किसी को भी रिप्रेजेंट करना है आप देश को अपने, तो आप कोई किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। आपको तरीका करना है तो वो है एलेगोरी, विजुअलाइजिंग द नेशन। इसके अंदर क्या हुआ कि 18th और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट लोग थे किसी साल नेशन स्टेट के, उन्होंने क्या किया कि एलेगोरी और पोर्ट्रेट्स बनाए जो कि उनके अपने अपने नेशंस को रिप्रेजेंट करते थे, एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज। मतलब ऑब्वियस ही बात है, नेशन को आप कैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर कर सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने एक माइंड सेट के हिसाब से, अपनी एक सोच के हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने नेशंस को एक पोर्ट्रेट यानी एक एलेगोरी के रूप में रिप्रेजेंट किया। फ्रांस की एलेगोरी थी मारियन और जर्मनी की यानी जर्मन एलेगोरी थी जर्मेनिया।
फ्रांस की एलेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैरियान है, इसने यहाँ पे फ्रांस का झंडा पहन रखा है, झंडा है ये इसके हाथ में। और जो जर्मनी की एलेगरी है, जर्मेनिया, आप देख पाओगे इसमें कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक स्वॉर्ड है जो कि रेडीनेस टू फाइट को दर्शाती है, यानी कि युद्ध लड़ने के लिए जर्मनी जो है वो तैयार है। और इनके सर में आप देख पाओगे कि क्या कह सकते हो, लीफ का जो है एक बैंड टाइप है जो दर्शाता है हीरोइज्म को, यानी कि बचने के लिए, मतलब कि हम लड़ने के लिए तैयार है। जर्मनी ये कहना चाहता है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं युद्ध के लिए। यहाँ पे बहुत ही सारे सिंबल्स हैं जो कि अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, मैं आपको इजीली बताऊंगा। सबसे पहले ब्रोकन चेन्स बीइंग फ्रीड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्रोकन चेन्स का मतलब है आजादी। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब है जर्मन एम्पायर, मतलब जर्मन एम्पायर का एक सिंबल है, जैसे अभी आपने देखा भी। स्ट्रेंथ, इसका बेसिकली मीनिंग तो है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, लेकिन इसका एक और मीनिंग है स्ट्रेंथ यानी शक्ति। क्राउन ऑफ ओक लीफ, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको दिखा, जिसका मतलब है हीरोइज्म, जो कि जर्मेनिया पे था, जर्मनी के सर पे। एंड स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यहाँ पे बड़ी सी स्वॉर्ड है, इस स्वॉर्ड का मतलब है रेडीनेस टू फाइट, यानी कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड के अराउंड ये जो ब्रांच है एक ऑलिव के पत्तों की, तो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच दर्शाता है विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि हम पीस चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सब शांति से रहे। तो ये जो है ये ऑलिव ब्रांच दर्शाती है। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये जो ऑब्वियस सी बात है जर्मनी का जो झंडा है, और ये जर्मनी का झंडा है जो कि ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट ने बैन कर दिया था, ये 1848 में बनाया गया था। रेज ऑफ द राइजिंग सन, जो कि इस पिक्चर का बैकग्राउंड है, इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एक यानी कि एक नई सदी का जन्म, ये रेज ऑफ द राइजिंग सन दर्शाते हैं। तो चैप्टर जो है यहाँ पे बेसिकली खत्म हो गया है। अब ये एक और टॉपिक है जो कि काफी छोटा सा है, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, ये जो एक बार सारे नेशन स्टेट बन गए थे, उसके बाद भी 1871 के बाद सबसे ज्यादा एक सीरियस जो सोर्स है नेशनलिस्ट टेंशन का, वो कौन था? बाल्कन्स एरिया। अब ये बाल्कन्स एरिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? बाल्कन्स एरिया के अंदर कंट्रीज आती हैं आज के दिन की, यानी जो आज हैं कंट्रीज, वो रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो। ये सारी जो कंट्रीज है ये बाल्कन्स के अंदर आती हैं, जिनके इनहेबिटेंट मतलब जो भी इस एरिया के अंदर रहते थे उनको बोला जाता था स्लेव्स। स्लेव्स से इसको कंपेयर मत कर देना, कहीं लिखा हो स्लेव्स, ये होता है स्लैव्स। ओके, बाल्कन्स एरिया किसके अंदर था? मतलब बाल्कन्स एरिया का भी कंट्रोल किसके पास था? ऑटोमन अंपायर के पास। जो रोमांटिसिज्म का आइडिया है, वो रोमांटिसिज्म का आइडिया जो फैल रहा था, मैं जिसे आपको पहले बताया था इस वीडियो के अंदर, तो वो उसका जो फैल रहा था आइडिया पूरे यूरोप में, उसका एक असर यहाँ पे बाल्कन्स एरिया में पड़ा, जिस वजह से बाल्कन्स एरिया जो थे वो मतलब अलग होना चाहते थे ऑटोमन अंपायर से। ऑटोमन अंपायर से वॉर लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए ताकि ये इनसे साइड हो सके और हम अलग हो सके, मतलब ये अलग कंट्री फॉर्म करना चाहते थे, जिस वजह से यहाँ पे जो बाल्कन्स का एरिया है वो काफी एक्सप्लोसिव हो गया। अब ये जो बाल्कन्स है एक बार ये डिसइंटीग्रेशन होने लगे, जिस वजह से ऑटोमन अंपायर जो है वो कमजोर पड़ने लगा। एक बार जब ये सारे बाल्कन के एरिया जो लोग थे, सारे कंट्रीज थी, ये सब अलग हो गई, उनके बाद इनके बीच में जेलसी फैक्टर अराइज होने लगा, यानी कि एक दूसरे से जलने लगे, मतलब कि उसके पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतनी जमीन क्यों नहीं है। तो ये क्या हुआ कि सारे जो बाल्कन्स के कंट्रीज थे एक दूसरे से जमीन लेने के लिए युद्ध लड़ने लगे एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे वॉर करके एक दूसरे की जमीन हथियाने लगे कि इनको नुकसान हो तो हो, हमें अपना फायदा चाहिए। ये सिचुएशन गड़बड़ तो थी नहीं, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। अब ये कैसे हो गया? अब ये जब रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये सब कंट्रीज भी जब इस मैटर में आ गई, इस मैटर पे इन्होंने अपनी टांग अड़ा दी, इस वजह से सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन हो गई। और इस सिचुएशन का क्या असर हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत किस कारण हुई? इस मतलब जब ये रशिया और ये बड़ी पावर जो है, ये जब इनके मैटर में टांग अड़ाने लगी, टांग अड़ा दिया इन्होंने,
तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई है, मेरा कंटेंट पसंद आया आपको, तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए जिससे मैं आपके जो कमेंट है, आपके जो ऑर्डर है, उन पे मैं नई वीडियो बना सकूं। इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये वीडियो हो गई थोड़ी लंबी, 1 आवर की वीडियो हो गई है, लेकिन मैं आई गारंटी हुई कि आप रिग्रेट नहीं करोगे इस वीडियो को शेयर करना दूसरों से। So share this video to everybody, you know. So that's all for today. Thanks for watching and take care.